प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेज में आप सबको स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन बैंक, जो 2021 में द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्नों का हल करूंगा, जो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको 100% समझाया जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में करके बताएंगे कि भैया यहाँ समझ नहीं आया। मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा और ऐसा सवाल ही नहीं उठेगा कि हम पढ़ाएं आपको समझ में नहीं आए। प्रिय छात्रों, अब मैं अपने क्वेश्चन की ओर चलता हूं, जो आपको ये क्वेश्चन बता रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितना आएगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि 144 के गुणनखंड जब 2 से विभाजित करेंगे तो ये 4 बार में 144 मतलब 2 उसमें जो है 4 बार आएगी। जैसे आपको यहाँ पर 144 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से तोड़िएगा तो आपका 72 आएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 36 आएगा, फिर आप 36 को 2 से तोड़िएगा तो आपका कितना आएगा 18 आएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 9 आएगा। तो 2 से तो अब 9 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 2 बार यहाँ है 2 बार यहाँ है, टोटल आपका 4 बार यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन 2 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वही हो सकता है जो रूट से बाहर नहीं निकले। तो जो रूट से बाहर निकले उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट अंडर 17 है। 17 एक अभाज्य संख्या है और खुद अभाज्य संख्या रूट के अंदर आता है वो अपरिमेय संख्या बोलता है। और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है रूट अंडर 100 है, रूट अंडर 4 है। तो रूट अंडर 100 जो है पूर्ण वर्ग संख्या जो रूट से बाहर निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल 10 होगा। रूट अंडर 4 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि उसका वर्गमूल 4 जो दिया है उसका वर्गमूल 2 होगा। और डी में ऑप्शन जो रूट अंडर 16 दिया प्लस रूट अंडर 25 दिया है, ये रूट अंडर 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या जो 4 आपका बाहर निकल जाएगा। रूट 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या जो रूट से बाहर निकलेगा 5 आएगा। इस तरह से मैं बी सी डी को कह सकते हैं परिमेय संख्या है और आपका ऑप्शन राइट होगा ए, क्योंकि अपरिमेय संख्या पूछा है। और अगला क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वही संख्या हो सकता है जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो सकता है, और 2 गुणनखंड ऐसा होगा जो एक से संख्या और अपनी संख्या से विभाजित होती है। तो 91 दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 91 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 91 से भी विभाजित है, और भी बीच में कोई संख्या हो सकती है जो विभाजित कर सकती है। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि ऐसे आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। बी ऑप्शन कह रहा है 213, ये आपका ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका 1 से कटेगा, और 213 जो है ना उसको कटाएंगे तो 3 7 21 3 इकहत्तर यानी 3 से और 71 से भी कट रहा है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये भी आपका भाज्य संख्या हुआ। सी जो है 41 है, और यही एक ऐसे इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जो 1 से और 41 से विभाजित है, इसलिए आपके ऑप्शन में जो है यही राइट होगा। इसका मतलब कि ये डी भी आपका 1 से कटेगा, और मैं देख रहा हूँ कि 2 से नहीं कर सकते, अंक में तो 2 4 6 8 है नहीं, और 3 से विभाजित होगा क्योंकि अंकों का 3 से पूर्ण विभाजित है। इस तरह से आपका ऑप्शन डी नहीं हो सकता, यानी ए बी सी भाज्य संख्या है और सी आपका अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलेंगे 4 की तरफ। तो इसका चौथा होगा 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मसा का मतलब होता है जैसे 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब कोई 2 लगातार लेकर मसा निकालेंगे तो उसका मसा हमेशा ओनली 1 आता है। जैसे कि 2 4 हुआ 5 हुआ, इसका मसा निकालेंगे तो दोनों 1 से विभाजित करता है, इसलिए इसका मसा क्या होगा डी ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ परिमेय संख्या पूछा है, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे आप परिमेय संख्या कहेंगे। तो देखिए ए ऑप्शन जो दिया रूट अंडर 1/144 दिया है, तो ये 1 का वर्गमूल 1 होता है, और रूट अंडर 144 का वर्गमूल 12 होता है। रूट अंडर 50/500 दिया है, इसको यदि हम कटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 से 0 कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता। 32 अपूर्ण वर्ग संख्या जो भी रूट से बाहर निकल सकता है। रूट 5 तो अपरिमेय क्योंकि भी 5 बाहर निकल सकता है, यानी ये बी सी डी अपरिमेय संख्या, तो अब ए जो है वो राइट आंसर होगा। तो मैं इस तरह से आगे मैं समझाऊंगा छठा क्वेश्चन कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक रूप है
ये किसका हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया 2p+1, बी में दिया p, सी में दिया p+1, डी में दिया 2p। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो p एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है कि वहां पर कोई भी ऐसी संख्या रखी जा सकती है। तो दोस्तों अगर ए ऑप्शन जो बोल रहा है उसमें अगर आप 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 1 3 हो गया, यानी जो विषम पूर्णांक है। p के जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो सम पूर्णांक होगा, लेकिन 3 रखते हैं तो विषम पूर्णांक हो गया, इसलिए बी भी राइट नहीं हो रहा है। सी की जगह, सी में बोल रहा है p+1, अगर p की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो वो 2 हो जाएगा जो सम पूर्णांक बताएगा, लेकिन 3 रखेंगे तो 4 सम पूर्णांक होगा, लेकिन अगर हम 2 रखते हैं तो 3 बताएगा जो विषम पूर्णांक होगा। इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपका ए भी राइट नहीं हो रहा है, बी भी राइट नहीं हो रहा है, यहाँ सी भी राइट नहीं हो रहा है, लेकिन डी की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 2 आएगा, 2 रखते हैं तो 4 आएगा, 3 रखते हैं तो 6 आएगा, 6 रखते हैं तो 12 आएगा। इस तरह से हम देखेंगे तो आपका डी जो है आपका सम पूर्णांक को बता रहा है, क्योंकि 2 आना, 4 आना, 6 आना और 12 आना या 8 आना ये सब सम संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट 7वां सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? देखिए दोस्तों, अशांत उसको कहते हैं जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 होता है, या ओनली फॉर 2 होता है या ओनली फॉर 5 होता है। इनमें से किसी का अगर वैसा गुणनखंड आता है तो वह आपका कहलाएगा शांत प्रसार, लेकिन अगर वैसा नहीं आता है तो कहलाएगा अशांत प्रसार। तो देखिए दोस्तों, 50 का गुणनखंड तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। 243 का गुणनखंड तो 3 7 7 3 माने 7 7 आएगा। 16 का गुणक 7 7 नहीं, सॉरी 243 और 81 यानी 3 3 के गुणनखंड में चला जाएगा। 16 को तोड़िए तो हमेशा उसका एनी टाइम आपका 2 और 5 के ही गुणनखंड आएगा। 6 से 25 तो ओनली 5 का ही गुणनखंड आएगा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि बी आपका राइट होगा, क्योंकि बी का गुणनखंड जो हर का हो रहा है वो 243 है, जिसका हमेशा गुणनखंड 3 3 आएगा, तो इसमें 2 और 5 आ ही नहीं सका, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपका राइट आंसर जो होगा इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, इसके अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन है आपका 5y² और 5y², उसके बाद में -14y+8 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो इसमें बोला गया शून्यकों का योग, तो शून्यकों के लिए सूत्र भी है जरूरी, और ऐसे भी नहीं याद है तो आपको दोस्तों ये बन जाएगा। क्योंकि सूत्र नहीं याद है तो देखिए बीच वाला और शुरू वाला लेना है। बीच में आपका दिया 14 तो उसको प्लस कर दीजिए, और शुरू में 5 दिया तो 5 दे देखिए 14/5 ऑप्शन में है, एकदम राइट सी है। अगर दोस्तों आपको याद नहीं है तो फिर भी मैं इसको सूत्र के जरिए भी बता सकता हूँ। तो शून्य का योग होता है -b/a होता है। इसमें b का मान खोजिए तो a का मान 5 है, b का मान -14 तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाता है 14, और a का मान 5 है। इस तरह से भी आप अपना ऑप्शन को ढूंढ सकते थे। 9वां क्वेश्चन कर रहा है, एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो ऐसे दोस्तों में मैं कहूंगा अशून्य परिमेय किसको कहा जाता है? जो शून्य ना हो। तो शून्य नहीं होगा तो ऐसे में कोई भी संख्या अगर हम यहाँ रखेंगे मान, तो उसका गुणनफल क्या होगा? हमेशा अपरिमेय को दर्शाएगा, इसलिए हम आपका ऑप्शन इसमें बी होगा। लेकिन दोस्तों इसमें मैं कन्फ्यूजन हूँ, अगर आपको कोई समझ में आता है तो इसे जरूर कमेंट में बताएं कि नहीं यहाँ पर ए भी हो सकता है, तो मैं उसे समझूंगा। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ अंदाजा है वो हमेशा अपरिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि अशून्य परिमेय को हमने शून्य नहीं माना है। और हो सकता है कहीं आपको अशून्य परिमेय का मान शून्य मतलब समझ में आता तो उसके हिसाब से ए सही हो जाएगा, क्योंकि 0 से अगर हम किसी भी संख्या गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, और 0 एक पूर्ण संख्या, उसके नीचे 1 छिपा होता है, वो परिमेय संख्या बताएगा। लेकिन दोस्तों मैं कन्फ्यूज हूँ कि अशून्य परिमेय मतलब क्या हो सकता है, वो शून्य हो सकता है कि शून्य के अलावा हो सकता है। मैं हिंदी की भाषा के हिसाब से मैं दिखाई दे रहा है कि अशून्य परिमेय को मतलब शून्य नहीं माना जाता है, इस हिसाब से हम हमेशा अपरिमेय संख्या बताऊँ। अगर आपको ये समझ में आता हो तो परिमेय भी हो सकता है। चलिए मैं कन्फ्यूज हूँ, आपको ये क्लियर कर लेना होगा खुद से। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। 10वां क्वेश्चन कर रहा है, बहुपद x² - 11 के शून्यक है। तो देखिए 11 इसका शून्यक बताया है, तो ये बहुत ईजी, x² 11 - 0 हो जाएगा, और ये 11 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। रूट से जो भी संख्या निकलता है प्लस माइनस निकलता है दोस्तों। तो आप देखेंगे प्लस माइनस से कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। यहाँ दोस्तों आपका ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 11 क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -4 तथा गुणनफल -5 है? तो दोस्तों देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
इस पर यदि हम मान रखेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर तो रह करेगा, -4 है, ये माइनस प्लस कर देगा यानी +4x होगा, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा तो -5 है तो यानी -5 होगा, यानी इसी हिसाब से -d आ रहा है। आप इसे मान पुट करके देखेंगे तो वही आपको मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों मैं कह सकता हूं कि आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और आपको थोड़ा सा कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि नहीं आपका फास्ट वीडियो बन रहा है, उसको थोड़ा स्लोपिंग किया जाए। लेकिन हम कोशिश कर रहा हूं कि हर बच्चे को समझा कर बताऊंगा। इसका एक और तरीका से मैं सोल्यूशन निकाल सकता था। देखिए दोस्तों, हम अभी बताया कि शून्य को -4 है, तो वहाँ पर अगर माइनस होता है तो प्लस बनाइए, लास्ट में जो है ज्यों का त्यों उतारिए, अगर प्लस है तो प्लस उतारिए, माइनस है तो माइनस उतारिए। तो एक्स स्क्वायर तो 100% सब में आ सकता है, और माइनस है तो उसको प्लस बनाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस को उससे प्लस में तो +4x होगा, और ज्यों का त्यों लास्ट में गुणनफल ज्यों का त्यों उतर जाता है, यानी इसके हिसाब से भी डी ऑप्शन ही आ रहा है। 12 में कहूंगा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 है के शून्य का योग 6 दिया है तो के का मान ज्ञात करना है। तो मैं दोस्तों ये बात बताऊंगा, यहाँ पर देखता हूँ शून्य का योग दिया है तो शून्य का योग 6 दिया है, और इधर मैं देख रहा हूँ शून्य का योग क्या था, बीच वाला लास्ट वाला होता है, तो बीच में माइनस है तो प्लस के हो जाएगा, और इनसे एक होगा, तो एक ना भी रहे तो कोई बात, तीसरा गुना कर सकते हैं तो भी बराबर के बराबर क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन डी है इसका राइट। इस तरह से निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। मैथ देखिए, शॉर्ट का मतलब होता है कि आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएगा, उसको जल्दीबाजी बनाना होगा, तो उसके लिए हमको यही तरीका अपनाना होगा। ठीक है, प्रयास कीजिएगा, समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 है तथा 6x - ky बराबर 16 दिया हुआ है। यहाँ एक बार और फिर से प्रयास करता हूँ। 13 को बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 के समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। समपाती को मैं क्या मतलब क्या कहा जा सकता है, आपको मतलब कंफ्यूज होगा समपाती का मतलब क्या होता है। देखिए, समपाती का मतलब होता है कि यदि इन समीकरण युग्म को ग्राफ पर यदि मैं प्रदर्शित करूं तो वह एक क्या होता है ना, सीधी रेखा में विभाजित हो जाएगा, मतलब सीधी एक ही रेखा में मतलब सबको काट देगी। यानी हम कह सकते हैं ऐसे युग्म का हल जो होता है अनगिनत होता है। तो अनगिनत हल होता है तो उसका सारा शर्त होता है 1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये आपको प्रदर्शित करता है। तो सब एक दूसरे से बराबर होना चाहिए। तो क्या दोस्तों इसमें दिखाई दे रहा है कि बराबर करने के लिए मुझे कौन सा मान रखना होगा। तो देखिए 3x के आगे 3 है तो 1 है, और इस x के आगे 6 है तो ये 2 है, तो 3 का दुगुना है 6, तो 8 के दुगुना भी होगा 6। देखिए 1 का दुगुना होगा, तो 1 का दुगुना 2 होता है, तो ऑप्शन में खोजिए 2 कहाँ है, यहाँ पर है, यही आपका राइट होगा। चलिए एक बार और आपको मैं प्रयास करके इसको समझाता हूँ कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर 8 तथा 6x - ky बराबर -16 दिया है, समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर राइट क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसको अगर कॉपी पेज पर बनाइएगा तो आपको लगभग आपका आधा पेज में चला जाएगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यदि शर्त याद रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप शर्त के हिसाब से जानेंगे कि इसका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, जिस हिसाब से तीनों का मान अनुपातिक सेम आ जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ x के आगे a1 होता है तो इस x के आगे a2 होता है, तो 3 का दुगुना 6 है तो -1 का दुगुना -2 होगा। तो यानी ऑप्शन में -2 थी, क्वेश्चन में माइनस दिया तो यानी प्लस बताना होगा, इसलिए 1 का दुगुना 2 होता है, इसलिए आपका आंसर राइट ए होगा। 14 में आपको मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन बच्चे को बहुत कंफ्यूज करेगा। 0.4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। देखिए द्विघात बहुपद बोला है, मैंने 4 और 7 एक शून्यक है, आप उस शून्य से क्या बना सकते हैं, तो एक द्विघात समीकरण बना सकते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक पूछा है, संख्या पूछा है, तो क्या नहीं बता सकते। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि x² + bx + c के कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं, तो जब इस 4 और 7 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे, 4 और 7 को लेकर हम द्विघात बनाएंगे तो वही तो तैयार होगा, x² लेकर आएगा, तो जब इसका घात 2 हो जाएगा तो द्विघात हो गया, द्विघात के 2 शून्यक होता है, तो इसमें आपका ये राइट होगा। इस तरह से आपको ये आपका जल्दीबाजी इस तरह क्लियर होगा। अगर 4 7 को आप द्विघात तैयार कीजिए, द्विघात से देखेंगे तो इसका घात 2 आ रहा है, तो उस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लंबे प्रोसेस में नहीं जाना है, शॉर्ट
फॉर्मूला बनाना है। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बच्चे को कंफ्यूज करता है दिमाग में। ये ऐसा क्वेश्चन है कि लग रहा है कि ये हम मतलब इसमें मूल्य 2 किसका आ सकता है, तो ऐसा तो सबका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, बहुत हार्ड हो जाएगा गुणनखंड तोड़ना। नहीं दोस्तों, ऐसा सोचना ही नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल्य 2 है। तो देखिए मूल्य 2 का मतलब हुआ कि चारों ऑप्शन में द्विघात दिया है, तो ऐसे इसमें किसका गुणनखंड तोड़ा जाए कि एक के मूल्य जरूर 2 आ जाए, क्योंकि द्विघात के 2 मूल होता है, तो इसमें किसका गुणनखंड है उसका मूल्य 2 आएगा। तो देखिए 21 का गुणक एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0 का अगर गुणनखंड हम तोड़ते हैं तो 7 3 21 से आएगा, और 7 और 3 आएगा, क्योंकि 7 में से 3 4 आएगा, -7 + 4 करना 3 करना होगा, तो इसमें 7 और 3 तो आपका गुणनखंड मूल्य नहीं निकाल सकता है 2 को, ये राइट नहीं होगा। बी ऑप्शन आते हैं तो उसका गुणनखंड तोड़िएगा तो 5 5 एकम 5 5 में ये संभव है, नहीं टूट ही नहीं सकता ये, कि 5 का गुणनखंड 5 एकम 5, 5 में से 1 हटाएंगे तो 4 तक, लेकिन गुना करने पर तो आ ही नहीं सकता 5, इसलिए आपका बी तो राइट ही नहीं है। सी में आइएगा तो सी का भी गुणनखंड तोड़ेंगे तो टूटेगा, लेकिन एक एक में टूटेगा, ठीक है, क्योंकि एक का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 और 1 होगा, जोड़ेंगे तो 2 आएगा, गुणनखंड 1 आएगा, लेकिन ऐसा ही है, लेकिन आपका मूल्य 2 नहीं आएगा। जब ए बी सी में तीनों नहीं आ पाया तो डी ही ऑप्शन राइट होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना होगा फास्ट में, क्योंकि हम आपको सोल्यूशन करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आपका मूल्य किसका आएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x + 6 बराबर 0 गुणनखंड तोड़ेंगे, 6 दूना 12, 12 को 2 भाग तोड़ेंगे तो आपको 7 -7 आना चाहिए, तो कैसे आएगा, तो 2 6 12 को 2 भाग तोड़ेंगे ना, तो 2 4 3 12 4 3 7 आ गया, तो इसमें आपका 2x स्क्वायर और यहाँ पर 4x और -3x, इतना ही समझिएगा। 2x में आपका 2x कॉमन हो रहा, x - 2 आएगा, तो यही x - 2 क्या होगा, आपका गुणनखंड नहीं बना दिया x 2 का। इस तरह से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका ये राइट आंसर डी होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16वां। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। देखिए प्रतिच्छेदी बोला है, प्रतिच्छेदी हल जो होता है उसका केवल सिर्फ एक हल होता है, जिसका शर्त होता है a1/a2, जिसका शर्त होता है a1/a2 ≠ b1/b2। इस वजह से आपका एक अद्वितीय हल बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वमंतर -2 दिया तो nवां पद an है, तो 17वां माइनस 13वां, मतलब 17वां पद माइनस 13वां पद का अंतर बताना है, 17वां पद और 13वां पद का अंतर बताना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, a17 का मतलब था a + 16d, a + 16d, और यहाँ पर 13 का मतलब a + 12d, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ चिन्ह चेंज होगा, क्योंकि माइनस है, तो a + 16d तो होगा, अब ये चिन्ह चेंज हो गई और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12d। तो देखिए a से तो 1 कट गया, अब 16 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 4d, क्या बचेगा 4d। तो d का मान तो यहाँ दिया है -2, तो 4 दूना कितना हुआ 8 हुआ, कितना -8 हुआ, तो ऑप्शन में देखिए -8 कहाँ पे है, डी ऑप्शन सही है। 18वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 है तो इसका मूल समान है। तो यदि दोस्तों मूल समान होता है तो d बराबर आपका हो जाता है 0, और d का मतलब होता है b² - 4ac बराबर 0। तो b के जगह पर यदि हम मान रखते हैं तो b के जगह पर मेरा मान आएगा a², ठीक है, और -4ac, 4ac, a का मान है b और c का मान है c बराबर 0 हो जाएगा। अब a² यहीं पर आएगा, ये माइनस इधर आकर प्लस बन जाएगा, हमको c बराबर पूछा है, तो a² बाटा क्या होगा 4b हो जाएगा, तो आपका c आंसर c का निकल गया a² 4b, a² 4b ऑप्शन में खोजा जाए, कहाँ पर a² 4b, यहाँ पर बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों मैं कहूँगा कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन चल रहा है, समांतर श्रेणी में 5 8 11 14 का 12वां पद क्या होगा। तो सब कुछ दिया हुआ 12वां पद बताना है, तो इसमें अंतराल कितना चल रहा है 5 8 11 13,
5 8 11 14 3 का अंतर चल रहा है, तो इस तरह से हम 14 के बाद में जाएंगे तो 17 आएगा, 17 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद में 23 आएगा, 23 के बाद 26 आएगा, 26 में 29 आएगा, 29 के बाद 32 आएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन देगा 32 के बाद में 32 के बाद में आपका आएगा 35 और 35 सब बाद में 38 आएगा, यानी आपका राइट आंसर 38 होगा। इस तरह से समझ सकते थे, लेकिन इतना कहाँ तक आप जाइएगा, इतना तो हार्ड हो जाएगा। लेकिन हम दोस्तों कहूँगा ब्राह्मण पद का मतलब a + 11 d होता है, ठीक है। अब देखिए a का मान 5 है और 11, d का मान देखिए 11 में से 8 में से 5 3 आएगा, 11 23 5 38 आ गया। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए y अक्ष का समीकरण बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऐसे तो मैंने क्लास में बच्चे को बहुत मोटिवेशन करता हूँ कि y अक्ष के लिए कैसे ग्राफ बन सकता है, x अक्ष के लिए कैसे ग्राफ बन सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि अगर कोई समीकरण y अक्ष पर प्रदर्शित करना चाहता है तो उसका x मान 0 होना चाहिए। तो ये y अक्ष का समीकरण बनाना चाहते हैं तो x मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो रहा है, ए और सी डी का आंसर राइट नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरह से 21वां क्वेश्चन कर रहा है कि 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो देखिए आप ऐसा ही सोचिए कि 25 के बाद में क्या आता है, 25 के पहले 20 है, 20 के पहले 15 है, तो 3 पद तो यहाँ पर है। चौथा पद क्या होगा, 10 होगा। पांचवा पद क्या होगा, 5 होगा। छठा पद क्या होगा, 0 होगा। सातवां पद क्या होगा, -5 आएगा। फर्स्ट मिल गया, यानी इस तरह से आपका 7वां पद आंसर राइट होगा। और दोस्तों इसको बना कर देखना चाहते हैं तो देखिए कौन सा पद ऋणात्मक होगा फर्स्ट में। तो इसका nवा मतलब प्रथम पद a का मान दिया है 25, ठीक है, और d का मान दिया -5। तो बोला है कौन सा पद इसमें प्रथम पद ऋणात्मक होगा। तो 7वां पद को हम चेक करता हूँ। देखिए 7वां पद का a + 6d होता है ना, तो a का मान कितना है, 25 है। तो 25 भरिए और -6 गुना सॉरी +-6 गुना 5 भरिए। तो 5 भरेंगे तो इसमें क्या होगा, 25 और 6 + 30 -5 नहीं आ गया, 25 और 6 + -5 आ गया। इस तरह से देखिए फर्स्ट पद मिल गया। तो ये आपका 7वां पद आंसर राइट होगा। 22 में करा निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई समांतर श्रेणी में होगा तो उसका प्रथम पद सारवंतर सेम चलेगा, अगर वो नहीं होगा तो उसका सारवंतर सेम नहीं चलता। तो वही खोजना जो सारवंतर जिसका सेम नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर a + d दिया है, a + 2 दिया है, a + 3d दिया है। इसको अगर हम देखते हैं तो समांतर श्रेणी में नहीं है कि है, अब इसको जांचना होगा। d सबका सेम आना चाहिए। अगर d सबका सेम आना तो यही तो ये आपका AP में हो जाएगा, तो आंसर यही नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें बोला है समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब कि 3 गो समांतर श्रेणी में दिया है, 1 गो नहीं दिया, वो खोजना होगा। तो हम डायरेक्ट सोचता हूँ a में से d मानी दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, यानी इसका सारवंतर d हो गया। अब एक और चेक करूँगा तो a + 2 में से हम क्या करेंगे, a - d घटा देंगे, a + d घटा, माइनस चिन्ह चेंज करने पर माइनस आएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया, माइनस होना चाहिए। तो a से 1 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2 - d आ गया, यही आपका आंसर राइट हो रहा है। अब देखिए ऐसा इसमें भी हो सकता है, पता नहीं होगा कि नहीं। √2 है और 8 का मतलब होता है 2√2, ठीक है, और √2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1√2 आएगा। इसका मतलब कि आपका AP में है। ये देखिए 0.33 में से 0.30 घटाइए, आसान होगा घटाना, 3 होगा, 3 0.3 आया। इससे अगला भी घटाएंगे तो 0.3 ही आएगा। दशमलव में 0 का वैल्यू नहीं रहता है, यानी भी सही है, यानी आपका D भी सही है। यानी हम कह सकते हैं इस तरह से आपका A ऑप्शन गलती है, ठीक है। और आगे चलते हूँ मैं 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल कह रहा है, 23 नंबर दोस्तों सवाल कह रहा है कि बिंदु, एक मिनट 23 नंबर मिस्टेक हुआ यहाँ, यह 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु 3 6 की दूरी क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है, भले ही क्वेश्चन बैंक है तो क्या है, लेकिन अब टाइपिंग करने गलती हुआ हो। ये बोला x अक्ष से मूल बिंदु, x अक्ष के मूल बिंदु Q 3.6 की दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से बोला गया। तो मूल बिंदु से जब भी सवाल पूछता है ना तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 6 का वर्ग 36, 36 9 45,
45 का गुणनखंड होता है 3√5 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करेक्ट, यानी मूल बिंदु से बोलता है डायरेक्ट यार 3 के स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 का बर 36, 3 का बर 9, 9 45 नहीं हो गया, 45 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3√5 आएगा। नेक्स्ट आइए 24 का बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है। तो देखिए ऐसे को मतलब पाद की चर्चा करते हैं। पाद निर्देशांक ज्योमेट्री में पाद जो होता है ना 4 होता है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस होता है, इस तरह से हम देखते हैं। तो इसमें प्रथम पाद आपका दिया हुआ है ऑप्शन में, बिंदु 3-4 और बी में दिया है 1,2 को मिलाने रेखा का मध्य बिंदु बोला। मध्य बिंदु के निशान होता है x1 + x2 और /2। इसी तरह y1 का होता है, यानी x1 कितना है मेरा 3 है और x2 1 है, 3 1 4 2 को कटे में 3 + 1 जोड़िए बटा 2 कीजिए, 4 = 2 होगा, कटाएंगे तो 2 आएगा। x का मान हुआ, तो खोजिए ऑप्शन में 2 कहाँ है। तो यहाँ पर मिल रहा है, बी और सी में मिल रहा है। अब इसी तरह से हम चेक करेंगे किसका, वो वाई वाला था, -4 + 2/2, ये वाई का मैं मान निकल रहा हूँ, वाई का। ठीक है, तो घटाएंगे तो -2/2 आएगा, 2 से 2 करने -1 आएगा। अब ये कहाँ दिया है, तो आप देख रहे होंगे 2,1 यहाँ, 2,-1 यहाँ दिया है। मूल बिंदु से पी का दूरी क्या होगा। देखिए दोस्तों, मूल बिंदु से अभी दूरी बोलता है तो a² - b² हो जाता है, इसका सूत्र है, यानी x² + y² हो गया, तो यानी ये ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट है 27 नंबर सवाल। यदि बिंदु k, 2 -3 -4 दिया है, 7, -5 संरेख होगा तो k का मान बताइए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इस सॉल्यूशन को करने के लिए थोड़ा सा टाइम खींचेगा। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, x1 देता है, y2 y3 बहुत बड़ा सा होगा, ये मेरा इसमें जगह स्पेस नहीं है, तो मैं रफ किया हूँ पहले एक बार, तो इसमें हम देखा हूँ कैसे किया जाए। इसको रफ करना बहुत कठिन है, मतलब यहाँ पर मोबाइल पर संभव नहीं दिख रहा है, तो आप इसे रफ करके देखें। मैं बता देता हूँ इसका एक चांसेस कि ऐसे मैथ यदि आता है तो थोड़ी सी तो लंबा होती है, लेकिन इसका आंसर निकलेगा, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा इसका स्पेस कम है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मतलब रफ कर लीजिएगा। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आप निकालेंगे 1/2 x1 √y2 - y3 कोष्ठबंध x2 y3 y1 y3 - y1 कोष्ठबंध x3 + x3 कोष्ठ y1 - y2, और निरपेक्ष मान के अंदर रखेंगे, बराबर 0 कर देंगे, आपका इस पर आंसर निकल जाएगा। यानी हम सूत्र लिख भी देता हूँ, देखिए 1/2 नहीं दीजिएगा ना तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि 1/2 देगा 0 हो जाएगा, यानी x1 y2 y3 फिर x2, ठीक है, y3 y1 फिर x3 y1 - y2, इस पर ही संभव है। तो मैं बोल भी दिया और लिख भी दिया लगभग, इस पर स्पेस कम है, और आगे देखेंगे। और मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि इसका सी ऑप्शन होगा, -63। चलिए मैं अंदाजी बताया हूँ, और आप परफेक्ट बनाएंगे तो इसके लिए कमेंट तो जरूर कीजिएगा, सही आंसर बताया होगा तो, क्योंकि उनको उम्मीद है कि -63 ही आंसर राइट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यदि दो समूह त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस त्रिभुज चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये बताया जाता है कि यदि दो समूह त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैंने शुरू में बताया, दो त्रिभुज समरूप हो तो इनके वर्गों का योग उनकी संगत भुजाओं के, माने इनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी इसका एक परिमेय नाम है कि यदि दो समूह त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात देता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो मैं कह सकती हूँ दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्षेत्रफल के समानुपाती के बराबर होता है। ठीक है, तो वही आपका यदि यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजा का अनुपात तो रूट वर्गमूल कर देते हैं, यानी दोनों का वर्गमूल होता है 5:8 निकलेगा, इसलिए ऑप्शन राइट ये होगा शॉर्ट। ठीक है, 29 में आइएगा, यदि त्रिभुज के शीर्षों की नियामक 0.8 0 0 तथा 6 0 दिया है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप ऐसे त्रिभुज बना दीजिए और यहाँ पे इसका निशान लिखिएगा 0
0.8 लिखिएगा, यहाँ पे 0 लिखिएगा, ठीक है ना। ये कटिस हो गया, थोड़ा सा छोटा सा त्रिभुज बनाऊंगा, ठीक है। यही पर समझ रहे, ये 0 है, ये 8 है, कोमा, ये आपका 0 है, 0 है, ये आपका 6 0 है। तो देखिए अब इस तरह से इसका हम दूरी सूत्र निकालूंगा, ए बी का दूरी, फिर बी सी का दूरी, फिर सी का दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र से हम बताए थे √x1 प्लस x2 के स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 के स्क्वायर। तो उसमें कीजिएगा तो 8 के स्क्वायर आएगा, मतलब ये दूरियां हो गया 8 मीटर, ये दूरियां हो जाएगा 6 मीटर, ये दूरिया हो जाएगा 10 मीटर। तो 10 8 18 6 24, आप चेक कर लेंगे, समय नहीं है, तो 24 आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है ये 30 में, त्रिभुज एक दिया हुआ है, जैसे एक त्रिभुज है मान लीजिए ऐसा, अभी समकोण है कि क्या है, ए बी जो है इसका स्क्वायर बोल रहा है बराबर बी सी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर। तो सी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सी के मान होगा, यहाँ ए के मान होगा, यहाँ पर बी का मान होगा। तो हमने ए बी के स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पर सी जो वर्तासन करेगा समकोण त्रिभुज पैथोस के थेल्स परिमेय से आ जाएगा आपका राइट 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 नंबर कि यदि कोई P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्या खंड के कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं दोस्तों इसके बारे में यदि कहूँ तो आपका ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का सवाल है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई स्क्वायर, त्रिज्या खंड का θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों इसमें खोजेंगे तो शायद हमको दिखाई दे रहा है एक जगह, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, थीटा की जगह पी आ गया है, और त्रिज्या तो है यानी P/360 पाई स्क्वायर, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। और 32 नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का सब सवाल है। किसी त्रिभुज के दो कोण का योग दिया है, तीसरी कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ मैं आपको ट्रिक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें लंबा समय लगेगा, तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं कि नहीं सर हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट में लिख कर बताइएगा, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसे अच्छा ढंग से समझ जाएंगे। कोशिश करता हूँ कि कोई बना दे, ठीक है ना। देखिए दो कोण का ऑप्शन में खोजिए, दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए। तो 45 45 होने तो 90 आएगा, 20 और 70 तो भी 90 आ जाएगा, क्योंकि 45 45 होता है 90 का तीसरी भुजा बराबर हो गया, 20 पहली भुजा 70 दूसरी भुजा 90 तीसरी भुजा, तो 20 और 70 तो 90 आपका, ये भी सही है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, और सी तो बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि 40 70 जोड़ेंगे तो 90 के 40 70 तो 110 हो गया, तो कहाँ तीसरा बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। 20 और 60 को जोड़ेंगे तो 60 अभी 100 के बराबर नहीं है, सी और डी बिल्कुल गलत हो गया, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। लेकिन एक और ऑब्जेक्शन डाला है कि दो कोणवा जो होगा उसका अंतर 50 भी होगा, तो 45 में 45 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन बी ऑप्शन राइट सही है, 70 में से 20 घटाएंगे 50 अंतर आ गया, और उन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ गया, यानी हमारा कहने मतलब 20 प्लस 70 को ऐड करेंगे तो 90 आ गया, और हम अगर 70 में से 20 घटा देंगे तो 50 आ गया, यानी हमारा राइट आंसर यही आपका सही है। तो दोस्तों ये मैं आपका ट्रिक के माध्यम से बताया, इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आपका थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता था। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ये आपका थेल्स प्रमेय है जो त्रिभुज चैप्टर में पढ़ाई जाती है। देखिए इसका भी बहुत अजीब ट्रिक है। देखिए हम जानते हैं थेल्स प्रमेय महोदय ने क्या कहते हैं कि यदि एक त्रिभुज में दो भुजाएं एक दूसरे को दो भुजाएं पर अगर दो बिंदु अगर उसको मतलब बांटती है तो उसकी तीसरी भुजा समांतर होती है, समानुपाती बांटती तीसरी भुजा समांतर होती है। चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर FG हो तो LE का मान बताएं। ये आपका एक प्रमेय पर आधारित सवाल है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को दो बिंदु दिया हो तो तीसरी दोनों भुजाएं समानुपाती हो तो तीसरी भुजा के वो समांतर हो जाती है।
तो यहाँ पर दोनों भुजा एल एम समांतर एफ जी हो तो ई एल बटा एल एफ ई एम बटा एफ जी समानुपाती हो जाता है। यदि वो तीसरी भुजा समांतर होगी तो ये दोनों समानुपाती हो गया। तो समानुपाती का मतलब कि 18 का देखिए 1.8 है 5.4 है, तो 18 का मतलब 1.8 का 3 गुना है 5.4, तो 7.2 किसका 3 गुना है तो 2.4 का है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2.4। आपका देखिए ऑप्शन में 2.4 दिया हो गया। और इसी को सॉल्यूशन करते तो थोड़ा सा बहुत लंबा जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ जरूर आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, यदि जीरो केंद्र वाला वृत्त पे T8 और TB दो स्पर्श रेखा है, देखिए इसके तो एक वृत्त बनाना पड़ेगा, एक बीच में केंद्र बना दिए और इस तरह से बाह्य बिंदु एक है जिसका नाम है इसमें T, और A और B दो स्पर्श रेखा है, ये दोनों त्रिज्या को इसे मिलाया गया है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर ATB यहाँ पर 70 डिग्री दिया है, 70 डिग्री दिया है। तो दोस्तों ये बताइए कि आपका कौन AOB क्या होगा, AOB यहाँ पर होगा। तो ये दोस्तों देखिए अब मैं इसके बारे में कहूँगा वृत्त से संबंधित वृत्त ज्योमेट्री, वृत्त जो चैप्टर है उसमें का एक क्वेश्चन है जो बताता है कि अगर कोई वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वृत्त के जिस बिंदु को स्पर्श करती है उस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु T है और A और B को दो स्पर्श बिंदु का स्पर्श किया है, तो हम कह सकते हैं दोनों जब 90 बना है तो यहाँ पर भी एक दिखाई दे रहा है कि AOBT ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज के चारों कोण का एक फल 360 होता है, जिसमें से 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों का भी फल 180 होना चाहिए। इसलिए दोस्तों 180 में से अगर हम 70 घटा देते हैं तो मेरा राइट आंसर क्या होगा 110 डिग्री आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन खोजना होगा 110 कहाँ पर है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आइए 35वां सवाल, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है। देखिए दोस्तों ये वृत्त है, वृत्त का व्यास केंद्र से होकर जाता है तो उसको व्यास कहते हैं। तो आपका व्यास जो केंद्र होकर गया है तो परिधि के जिन बिंदु को छुआ है और नीचे जो बिंदु को छुआ है, मान लीजिए A और B एक मतलब व्यास होने वाले जाने वाली एक रेखा है, तो वहाँ पर क्या होगा एक समान, इस पर भी एक लंब खींचा गया, इस पर भी एक लंब खींचा गया है। ठीक है, तो ये दो खींचे गए स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो क्या ये दोनों आपस में क्या होगा, नहीं सॉरी यहाँ पर एक ध्यान देना होगा, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है। यहाँ पर एक समझने वाले की वृत्त है, वृत्त के दोनों सिरों से स्पर्श रेखा खींचा गया, यानी आपका दोनों से स्पर्श रेखा खींचा गया यानी समांतर हो गई, राइट आंसर सही है। नेक्स्ट आइएगा, देखिए यदि L समांतर M हो यहाँ पर दिया है तो ये क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिखाई नहीं रहा क्वेश्चन। देखिए सॉरी दिखाए एक मिनट, हाँ देखिए यदि L समांतर M हो तब A का मान क्या होगा। यदि ऐसी सवाल आता है तो ये दोनों कोण जो होता है संगत कोण से बराबर होता है। तो जब ये आपस में बराबर है तो 4A में से 3 घटाइए तो A आएगा 40, सॉरी इस संगत कोण से आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो 4 यहाँ का मतलब है 4A में से 3A घटाइएगा और 60 में से 20 घटाइएगा तो आपका A का मान कितना आ जाएगा, A का मान 40 घटाना तो A का मान 20 आएगा। नहीं समझ आया दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, एक बार प्रयास करता हूँ। देखिए मेरा का मतलब 3A आप प्लस 60 ये बराबर है किसके, 4A प्लस 40 के बराबर है। ठीक, तो 3A होगा, ये 40 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना 4A वाला, और यहाँ 40 है और इसमें से क्या होगा 60 घटेगा तो क्या आएगा -A बराबर क्या आएगा -20 आएगा, और ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर राइट सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी की दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। अगर ऐसे ट्रिक से पकड़ेंगे तो हम क्या बोला है, स्पर्श रेखा की लंबाई बोला है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बोला है, तो हम अभी बताएं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा खींचाता है तो 90 बनाता है। तो इसका मतलब कि 10 जो है वृत्त के केंद्र से, तो कर्ण का मान हो गया और वो त्रिज्या का मान दिया था, कर्ण में से त्रिज्या घटा दीजिए तो लंब आएगा, लंब जो होता है रेखा की लंबाई बना देगा। यानी 10 के स्क्वायर 100 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, घटाएंगे 64 आएगा रूट के अंदर, 64 का 8 होता है। यानी आपका बी आइटम आंसर से होगा। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे केंद्र से होता है, ऐसे बनाया, ये त्रिज्या दिया 6, ये दिया है 10, आपका यह समकोण बना दिया ना, इधर से सॉरी ये समकोण नहीं बना, ये बनाएगा। इसके हिसाब से क्या होगा, ये कर्ण होगा, 10 के स्क्वायर में से हम 6 के स्क्वायर रूट अंडर होगा, 6 के स्क्वायर घटाएंगे 36 आएगा, 10 के बाद 100, 6 36 44 64 आएगा, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए 38 सवाल, 2 cos 37 डिग्री बाई साइन 53 डिग्री। देखिए दोस्तों 37 और 53 को अगर हम जोड़ते हैं तो 90 आता है, तो कॉस साइन को चेंज करेंगे तो 1 होगा, 2 एकम 2 होगा, डी ऑप्शन सही है। ऐसे ही बना था, लेकिन बता देता हूँ कैसे आता है। देखिए 2 cos 90 में से आप कितना घटाएंगे, 37 आएगा, 53 घटाऊंगा बाटा साइन 53। तो कॉस 90 माइनस थीटा में क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 53 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 2 साइन 53 डिग्री बटा साइन 53, 53 से 53 कट गया, आंसर 2 राइट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 39वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे के बिंदु S पर स्पर्श करता है, यदि पी आर बराबर 4.5 सेमी हो तो पी क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पी आर दिया है 4.5, तो बोला है पी क्यू का मान बताइए पूरा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ एक वृत्त देख रहा हूँ तो एक वृत्त में दो बिंदु स्पर्श हो रहे हैं, जो उसका बाह्य बिंदु आर है, ठीक है। तो जब बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई समान होती है, जब ये 4.5 हो गया तो ये आर एस भी क्या होगा आपका 4.5 होगा। किसके हिसाब से, क्योंकि वृत्त का बाह्य बिंदु बन गया, और यही अभी जब ये 4.5 होगा तो ये भी वृत्त के बाह्य बिंदु हो गया। तो जब इस 4.5 हो तो आर एस भी आपका आर क्यू भी 4.5 हो गया, ये दोनों 4.5 हो गया। तो हम देख रहा हूँ कि यदि पी आर भी 4.5 है, आर एस भी 4.5 जो तो 9 आएगा, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो रहा है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 का बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों सेक 60 का मान जो होता है ना, वो कौशिक 60 के मान के बराबर होगा, कौशिक 30 के मान के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे कि हम सेक किसका उल्टा है, तो कॉस 60 का उल्टा है, ठीक है। तो कॉस 60 का मान कितना होता है आप ही बताइए, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो कौशिक 30 का मान कितना होता है, तो कौशिक किसका उल्टा है, तो साइन 30 का मान होता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये आपका ऑप्शन सही है। देखिए मैं दोस्तों एक आपको क्या होता है ना, डायग्राम से मतलब माइंड लगाया हूँ कि 8.3 में आप बहुत चाहते बच्चे याद करते हैं, सेक 90 माइनस कौशिक थीटा होता है, उसी आधार पर बताया हूँ, क्योंकि दूसरे का पूरा कौन है उस पर बताया गया। लेकिन ऐसे भी याद करिएगा सेक 60 के मान होता है 2, तो कौशिक 30 का मान भी होता है 2, कौशिक 60 का मान होता है 2/√3 होता है। इस तरह से आपको बताना है। तो ये आप इस तरह से भी देखेंगे तो आपका ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में आपका ए बी बाटा ए सी क्या चीज़ को प्रदर्शन करता है। यदि हम कह सकते हैं कि ये कोण है तो इसके हिसाब से ये पी होगा, क्योंकि कोण के सामने भुजा को पी कहते हैं और समकोण के सामने भुजा को एच कहते हैं, तो ये बी होगा। तो अब बोला है साइन बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है, तो बी सी बटे ए सी हुआ, तो यहाँ तक साइन नहीं हो सकता है। कॉस का आ रहा है तो कॉस का सूत्र होता है बी बटे एच, तो बी का मान ए बी ए सी, यानी यहीं आपका कॉस आंसर सही हो जाएगा।
इस तरह से दोस्तों यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन 42 नंबर, कॉसिक थीटा बराबर बी बटा ए है, तो सेक का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं कहूँगा यहाँ कुछ रफ करने की, कुछ मतलब बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। कॉसिक किसका उल्टा, साइन का उल्टा है, तो साइन का मतलब साइन का मतलब हो गया कि ए बटा बी, ये हुआ। अब हम कह सकते हैं यदि साइन का मान ए बटा बी हो गया तो ये कॉसिक से किसका उल्टा, कॉस का उल्टा है, ठीक है। तो कॉस का मतलब क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का मान क्या था, ए बटा बी था, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं ना रूट अंडर बी के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर अब बाटा बी। अब सेक बोला है तो उलट देंगे, बी बाटा रूट अंडर बी के स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इस तरह से आपका ऑप्शन में क्या होगा, दिखाई दिया है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो आप आगे आएंगे 43वां क्वेश्चन, 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री 10 डिग्री डॉटेड 10 डिग्री बराबर क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें कहीं भी माने बीच में आपका कोई पॉइंटेड नहीं आ सकता है। 10 जो होगा वो 10 के मान के बराबर होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 होगा। 10 होगा 10 के बराबर होगा, 10 होगा 10 वैसे पूरा बराबर होगा। कहने मतलब एक चीज़ बताऊंगा, 10 का मतलब 10 जो है वो 10 के बराबर होगा, क्योंकि हम 8.3 में क्लास में पढ़ाया बताया हूँ हम लोग। मैंने कहने वाला फिर से कोशिश करता हूँ। चलिए 43वां क्वेश्चन कह रहा है 10 बराबर, चलिए 43वां क्वेश्चन कह रहा है कि 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री डॉट 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 10 डिग्री बराबर क्या हो सकता है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर 1 देंगे। अब कैसे 1 हो गया, तो देखिए 10 जो है, देखिए दोस्तों यहाँ मेरा 1 इंटू 89 का मान 1 होगा। कैसे कि 1 को अगर बदलेंगे तो कॉट जो है 89 होगा, और 10 इंटू कॉट इंटू 10 बराबर 1 हो जाता है। इस तरह से सारे को क्लियर करेगा। 10 जो है 1080 का, 10 जो 1087 का, 10 होगा 1046 का 86 का, इस तरह से 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये 44वां क्वेश्चन कर रहा है cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए, यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा बी सही है। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन कि यदि ए बराबर 35 डिग्री है तो साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर 1 होगा। अब कहेंगे देखिए उस हमको कौन से मतलब नहीं है यहाँ पर, इसका सूत्र जो उससे ध्यान देना है। साइन 35 हो गया और गुना कॉस ए क्या होगा 35 हो गया। तो हम जानते हैं ना कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 35 गुना कॉसेक 35, ये कट जाएगा, वो नहीं आ गया। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर इसका क्या होगा, जो भी ऑप्शन में दिया है वो ए दिया है, यहाँ पे होगा। देखिए ये 46वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देखो 3 से 90 कटाऊंगा तो थीटा का मान कितना आएगा, 60 आएगा। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान आपका कितना होगा, ऑप्शन में दिया देखिए 1/2 होगा। देखिए ऑप्शन में 1/2 दिया है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब देखिए cos 60 का मान जैसा नहीं आता तो साइन 30 का मान जो होगा cos 60 के मान बराबर होगा, क्योंकि साइन 90 में cos थीटा होता है, यानी साइन cos हमेशा एक साथ चलता है, इसलिए साइन का जो मान होगा वो cos के मान के उसका विपरीत वाला होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा तब उसका मान सेम होगा। इसलिए साइन 60 का मान जो होगा वो cos 30 के मान बराबर होगा, cos 60 का मान जो होगा साइन 30 के मान बराबर होगा। इस तरह से आपका ये ऑप्शन क्वेश्चन में जो होगा ये राइट होगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट चलता हूँ 47वां क्वेश्चन। देखिए यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर परिधि क्या होगा। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो उसकी परिधि निकालने तो आसान हो जाएगा 2πr, ठीक है ना।
तो क्षेत्रफल 154 दिया, तो हम त्रिज्या निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। हेलो, क्या होता है, ए बटा पाई होता है। ठीक है, तो 154 दिया है, पाई का मान 22/7 होता है, और ये 7 यहाँ आ जाएगा, 22 से कटाएंगे 7 आएगा, तो दो को 7 है तो एक बाहर 7 निकल जाएगा, नहीं त्रिज्या 7 आ गया। तो अब होता है 2πr, परिधि निकालेंगे तो 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, तो हम कह सकते हैं कि 22 दूना 44 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा ये आपको रफ का चीज़ है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा साइन थीटा बटा कॉस होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया, नीचे कॉस हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो यानी अलजेब्रा सूत्र लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया और नीचे हो गया कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस कटाएंगे तो कॉस बचेगा, इसी ऑप्शन सही है। लेकिन इससे काम बच्चे को नहीं चलेगा ना, तो देखिए सेक का उल्टा होता है 1/cos थीटा, ठीक है, और टेन का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एक साइड का ये आया और एक साइड का ये है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए मनी का स्क्वायर, तो ये 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर बड़े कॉस से करेंगे कॉस आएगा। इस तरह से मेरा ऑप्शन इसी सही होगा। 49वां क्वेश्चन करें, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 33 होगा। क्योंकि हम अगर बनाएंगे फिगर तो ऐसे फिगर बनाएंगे तो ये छाया की लंबाई जो है ऊंचाई से 3 गुना है, अगर ये x होगा तो ये √3x हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ये कौन बना रहा है, तो x बटा √3x जो है ये किस में आता है 10 में आता है, तो 10 थीटा बराबर होगा x हटाएंगे तो कितना होगा 1 बटा √3 हुआ 10 थीटा, तो 10 कितना मान है 33 का मान 1/3 होता है 10, सॉरी इधर 33 का मान होगा, कहने का मतलब है ये 30 का मान होता है 1/3 और 10 थीटा बराबर इधर देगा, ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा, थीटा का मान कितना आएगा 30 आ गया। इस तरह से आपका ऑप्शन ए होगा। 50वां क्वेश्चन लास्ट है, 10a² अल्फा माइनस 9sec² अल्फा। तो देखिए दोस्तों इसमें जो होता है ना 9 को कॉमन करना पड़ेगा, 10a² माइनस sec², ठीक है, तो 9 कॉमन हो गया तो 10 से माइनस sec² क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, 10 से माइनस sec² वो नहीं होता है, इसका sec² होगा माइनस 10², तो इसमें से माइनस कॉमन यदि कर लेंगे तब जाके सीधा होगा sec² थीटा। यहाँ पर अगर हम माइनस को कॉमन करेंगे -9 को तब जाके होगा sec² थीटा माइनस 10² थीटा, तब जाके इसका आंसर होगा 1 और 9 से गुना तो -9 आंसर आएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन क्या होगा बी राइट हुआ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको 50 तक क्लियर किया। प्रिय छात्रों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो इससे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मुझे बहुत अच्छा वीडियो लगा है, और तो मैं आपके लिए और आगे भी वीडियो ऐसा ही बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।